ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवाना पसंद करूंगा, उसके बाद फिर हम फॉर्मली सेशन का आगाज करते हैं। माई सेल्फ अख्तर मलिक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रहीम खान, और आई क्वालिफाइड PMS 2020, जो कि PMS 11 बैच बनता है। और उसके बाद इट्स बीन 2.5 years सिंस वी आर इन सर्विस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 साल में कंसेक्यूटिवली जीके का टॉपर रहा, PMS 2019 में भी और 2020 के PMS में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि एक मैं समझता हूँ बड़ा हॉरकिलन टास्क होता है बहुत ज़्यादा जीके को पास करना। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड टीचिंग जीके, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव क्रॉस्ड more than 800 success stories of my GK students. तो they are serving in various fields। उन्होंने पास किया PPSC को, KPSC, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल, पंजाब सर्विस, 100 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं और AD हैं बहुत, कस्टम्स में है, FIA में है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं उन। मैं ये स्टिक पढ़ाना और गाइडेंस, देखिए, मेहनत करें तो कुछ मिलेगा, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि अगर मेहनत से तो ही चीजें आसान होती हैं, तो ही अगर वो गाइडेंस को ठीक तरीके से तरीके है तो आपके कंसेप्ट आते हैं, चीजें आसानी रहती है चीजों में। और जीके जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि यार फिलां का ये आंसर है, फिलां का ये आंसर है, फिलां का ये आंसर है। हम लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम किताबों से रटे मारे होते हैं, कंसेप्ट हमने लिया नहीं होता, चीजों को समझा नहीं होता। उसकी वजह से वो हमारे जहन में नहीं बैठ पाती चीजें जिस तरीके से बैठनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। और मैं जो हमारा जीके का बैच है, इट्स 31st बैच। मैं 30 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, हर महीने एक बैच शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि मुझे 2.5 साल पूरे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फॉर्मल सेशन है हमारा, 10 सब्जेक्ट इसमें है टोटल। 10 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम अ, जिस तरह मैं आपको बताता होता हूँ कि इंडो पाक हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप हो गया, उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर उसके बाद मैथ्स हो गई, फिर इंग्लिश हो गई, फिर एवरीडे साइंस, फिर इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस और उर्दू। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने पेपर के अंदर, सिलेबस में हमने इस जीके के पूरे एग्जाम के अंदर, जीके के पूरे सेशन के अंदर हमने कवर करने। 100 डेज का सेशन होगा, 110 दिन का, या 100 डेज का काफी थोड़ा लंबा सेशन होता है। लंबा सेशन की वजह एक ये है सबसे बड़ी कि 5 दिन क्लासेस लेता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत थॉरोली और बहुत डिटेल में जीके पढ़ाता हूँ। तो मेरा वो महीने वाला चक्कर नहीं है जो कहते हैं ना महीने 1.5 महीने पढ़ लो और जीके क्लियर, वो बकवास करते हैं। ये 1.5 2 महीने में जीके कवर होते ही नहीं है, कोई टीचर नहीं करवा सकता क्लियर, चाहे वो 2 घंटे डेली क्लास भी क्यों ना ले। मुश्किल है इसको कवर करवाना, इतना वास्ट है, इतने सारे डोमेन्स को टच करना, कवर करना। तो स्टार्ट करूंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा सब। लेट्स सपोज इंडो पाक हिस्ट्री को उठाते हैं और मैं आपको जो जो उसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते होते हैं, रिटर्न हिस्ट्री यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है। और सुमेरियन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके बाद आपकी चाइनीज है, उसके बाद आपकी ये जो चांकिया एम्पायर थी, मौर्य सिविलाइजेशन वगैरह, हिंदू सिविलाइजेशन सारी हम देखेंगे। फिर आस्ते आस्ते फिर हम उसके बाद जो है ये आपकी जो रोमन एम्पायर, उसको हम देखेंगे कि वो कैसे कन्वर्ट हुई, फिर उसके बाद कैसे इस्टेब्लिश हुई, फिर कैसे 476 AD में आके वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हुई, बाइजेंटाइन एम्पायर कन्वर्ट, बाइजेंटाइन एम्पायर फिर चलते रही और वो 1543 तक ऑनवर्ड्स वो चलती रही। आपकी जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी उसको फिर मुस्लिम्स ने जाके खत्म किया, ऑटोमन एम्पायर खास तौर पे। तो ये उसके बाद आपकी इस्लामिक जो है हिस्ट्री वो शुरू हो जाती है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम मेनली हम पढ़ते होते हैं। उससे पहले उबैदुल्लाह बतीन, मोहम्मद बिन कासिम को जिस तरीके से वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में आया, उसका बेटा जो सलमान अब्दुल, उसका जो भाई था सलमान अब्दुल मलिक, उसने किस तरीके से उसको खत्म किया मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद सेंट्रल एशिया के अंदर जो भेजे हुए थे, तारिक बिन जियाद ने उस वक्त यूरोप की फतह की हुई थी, 711 में वो जिब्राल्टर पे हमला किया। तो ये सारा वही दौर था उमैया का, जो कि 650 AD से स्टार्ट होता है और 661 AD से स्टार्ट होकर 750 तक जाता है। उमैया की जो डायनेस्टी का टाइम पीरियड है। लाइक वाइज
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टर्किश स्लेव्स थे, खासतौर पे लप्तगीन सुबक्तगीन वगैरह, वो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे गजनी एम्पायर 977 एडी में आके शुरू हो जाती है। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को तो इन्वेजन के 3 साल के बाद ही वापस बुला के उनको कत्ल कर दिया गया था, और जिसने भेजा था उसके सगे भाई ने फिर उसको बुला के कत्ल किया। लेकिन वो अपने फुटप्रिंट्स यहाँ पे छोड़ गया हुआ था, सिंध तक मुल्तान तक उसकी फतवाहत थी। तो यूं जो राजा दहर और चाचा का जो बेटा था राजा दहर, उसको वो डिफीट करके मार चुका था। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन का बुनियादी आगाज हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गजनी डायनेस्टी चली, फिर उसके बाद महमूद गजनी 1000 ईडी से शुरू होकर 1026 एडी तक उसने हमले किए हिंदुस्तान के ऊपर। 17 अटैक्स उसके बड़े मशहूर हैं, हम एक एक अटैक्स को पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद ये 1186 तक ये गजनी डायनेस्टी चलती है, 977 तक। गजनियों के गौरियों के साथ जो फड्डे हैं ना, वो 1153-54 से ही शुरू हो गए थे। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से उठ के लोग आए हुए थे, और यहाँ पे हमारे ऊपर आके अटैक्स किए, और उसके बाद आके बकायदा तौर पे माल भी लेके जाते थे, पैसा भी, और भी बहुत सारी चीजें लेके जाते थे, हीरे जवाहरात वगैरह। उसके बाद फिर गौरी आ जाते हैं। गौरी जो है वो 1186 से स्टार्ट होके 1206 तक आ जाती है। साबुद्दीन गौरी बड़ा फेमस कैरेक्टर है उसको, उसको हम पढ़ेंगे। और उसको कुकरों ने फिर कत्ल कर दिया था, और शियों ने उसको जेल में जाके उसको 1206 के अंदर, 1206 से लेकर ऑनवर्ड्स 1526 तक दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। और उस दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले सल्तनत है वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरियों का स्लेव था, वो आके रूल करता है। ठीक 4 साल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी पोलो खेलते हुए डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर शमसुद्दीन अल्तमश आ जाता है, और वो 1236 तक रहता है। फिर रजिया सुल्ताना आ जाती है, और फिर उसके भाई, और ये चलते 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 ये सारा सिलसिला चलता रहता है इनका। उसके बाद इन्हीं के सोल्जर्स हैं जिनको, फिर खिलजियों का दौर स्टार्ट होता है, और खिलजियों का दौर चलता है। और उसके बाद फिर खिलजी हैं, फिर तगलुक हैं, फिर उसके बाद सैयद हैं। सैयदों के दौर में मंगोल आके यहाँ पे इन्वेजन कर जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सैयद इन आस्था के कि एक ये लेट्स सपोज गजनी का एक एक रूलर इतने से लेकर इतने तक आया, उसने ये किया, फिर दूसरा रूलर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने इस तरीके से इसको कवर करना है। उसने आगे ऑनवर्ड जाना है। और उसके बाद जो लोधी हैं 1451 से स्टार्ट होके, और उसके बाद 1451 से ऑनवर्ड्स चले जाते हैं वो 1526 तक। बहलोल खान लोधी से स्टार्ट करके हम इब्राहिम लोधी तक पढ़ेंगे, और दौलत खान लोधी को भी पढ़ेंगे। जो इब्राहिम लोधी था उसको हम देखेंगे कि उसने किस तरीके से यहाँ पे रूल कायम किया था। 1517 से शुरू होकर 1526 में उसका रूल खत्म हो गया था इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का जो मुखालिफ था वो दौलत खान लोधी था। अच्छा, उसके बाद फिर मुगल्स यहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना से उठ के अफगानिस्तान से आके उसने आके हमला किया। बाबर की अंदरूनी चपलिश भी चलती रही। डिटेल में आपको सारी चीजें बाद में पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। हम इनको सारा डिटेल में पढ़ेंगे। बाबर आया, उसने यहाँ पे पानीपत की पहली वॉर डिफीटेड बाप इब्राहिम लोधी, एंड he established his rule of India in 1526. He died in 1530, and after his death he was having 4 sons. चार उसके बेटे थे, वो सारे के सारे पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन, कामरान, हुंदल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं जो बेसिकली, जी हुमायूं जो था बेसिकली 1530 से उसका टेन्योर शुरू हुआ, 1540 तक चला। और हुमायूं लिटरेरी आदमी था, उसकी नेचर जरा मुख्तलिफ थी, बट ही फॉट सेवरल वॉर्स विद अदर रूलर्स। उसके बाद फिर वो शेर शाह सूरी आ जाता है 1539 में, उसकी हुमायूं के साथ वॉर होती है। और उसके बाद चलते चलते 1539 से
1545 तक शेरशाह सूरी का टेन्योर रहता है। हुमायूं को उस वक्त वो डिफीट करके भगा देता है, और हुमायूं के इधर आके सिंध में आके हिंदू रूलर के घर आके वो स्टे करता है। और इधर से आके उसको एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका वो नाम रखता है जलालुद्दीन अकबर। और 1542 की बात है। अब 1540 में शेरशाह सूरी, क्योंकि उसने बड़ी सारी रुपया करेंसी मुतारिफ करवाई, जीटी रोड उसने बनवाई, उसने फौज का निजाम, घोड़ों का निजाम, सराय बनवाया, काफी काम किया उसने, जमीनों की पैमाइश, लीगल सिस्टम, ये वो सारा कुछ शेरशाह सूरी को क्रेडिट जाता है, रेवेन्यू सिस्टम वगैरह उसने शुरू शुरू में डेवलप किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद फिर उसके बेटे सिकंदर सूरी और आदिल सूरी लेके चलते हैं 1555 तक। फिर हुमायूं इधर से जाता है ईरान, ईरान से जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर काबुल पे हमला करके वहां से अपनी फौज इकट्ठी करके दूसरे बादशाहों की मदद से इंडिया के ऊपर अटैक करता है। और उस वक्त शेरशाह सूरी मर चुका होता है, उसके बेटे होते हैं, और वो आके दूसरी पानीपत की वॉर होती है। और वो 1556 में उसकी डेथ भी हो जाती है। और उसी साल एक और वॉर होती है जो पानीपत की वॉर, जिसको हम टू बोलते हैं, जब हुमायूं मर चुका था। उसका बेटा 14 साल का था अकबर, जब वो उस वॉर के अंदर उसने शिरकत की, बजाहिर सिंबॉलिकली फॉट, लेकिन उसके पीछे जो था वो बैरम खान था। तो बैरम खान ने उसको चलाया। पानीपत की जो दूसरी वॉर देखते हैं हम 1556 से ऑनवर्ड्स। और वो जो एक हिंदू लीडर था हिमू बेकाल, सूरियों का लीडर था, उसको उसने डिफीट किया। सिलसिला चलता गया। अकबर का टेन्योर 1556 से स्टार्ट हुआ। उसने बैरम खान को भी 1561 के अंदर हटा दिया। उसने महामागा को, उसके बेटे को भी सब मरवा दिया अकबर ने। अल्टीमेटली अकबर ने अपना टेन्योर, बड़े जबरदस्त टेन्योर कायम किया, लेकिन उसने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कैसे उसने अपना दीन इलाही या दीन अकबरी दिया उसने 1582 के अंदर। उसने उसका कि जी अ, जो इस्लाम और हिंदुइज्म है और सिखिज्म, सबको उसने अमलगमेट करके मिक्स कर दिया उसने। और इस्लाम का जो ट्रू फेथ था, बेसिकली वो मध्यम पड़ता गया उसके दौर में, और इस्लाम को बड़े चैलेंजेस दरपेश आते गए। उसने अपने 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 जो है वो जहाँ पे वो बैठता था उधर उसने मंदिर संदर भी बनवा दिए थे, और मौसीकी होती थी। और उसके बाद फिर गाय जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जिबा के ऊपर जिबा करना, और बहुत सारी और ट्रेडिशन चल पड़ी उसके दौर में जो कि रिचुअल्स थी और अन इस्लामिक थी। ये सारा कुछ हम कवर करें। उसका दौर चलता गया। नौ रत्न भी हम उसके पढ़ेंगे, उसकी टोटल इन्वेजन एक एक साल से हम पढ़ेंगे, किस तरह उसने बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और बाकी एरियाज को उसने फतोहात करने की कोशिश की अकबर ने, और किए भी 1556 ऑनवर्ड 1605 तक। Ultimately, he died in 1605, and his son, who was Jahangir, he actually led his rulership carry on. और उसके बाद फिर जहांगीर का दौर हमने देखा, और उसके बाद 1605 से लेकर और 1627 तक। 1627 तक रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मुझे नहीं आई, मुझे मुझे दोबारा भेजिएगा काइंडली। तो उसके बाद 1627 तक जो है वो रूल चला उसका, क्या कहते हैं, जहांगीर का। और जहांगीर के बाद उसका जो बेटा है शाहजहां शहनशाह वो आया। उसने बड़ी इमारतें बनवाई, काफी काम किया उसने, इश्क भी किए, बहुत कुछ किया। और उसने अपनी जो बेगम थी, ताजमहल भी बनवाया। 1653 में जाके वो कंप्लीट हुआ आगरा में। उसकी भी डेथ हो गई। डेथ डेथ है औरंगजेब आलमगीर, उसके साथ उसकी क्या हुआ, ये दारा को बनाना, दारा शिकवा को। उसके साथ औरंगजेब भी था, मुराद भी था, शुजा भी था, सब भाई थे मेनली। इनके अंदर की पावर स्ट्रगल चल रही थी। तो औरंगजेब आलमगीर दक्कन का पहले गवर्नर भी रह चुका था, फिर अल्टीमेटली वो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स भी था। उसने जनाब सारे भाइयों को बाद में उसने कत्ल किया और किसी को नहीं छोड़ा, बाप को नजर बंद किया 1658 में बैटल ऑफ समूगढ़ की लड़के। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि उसने अपना रूलरशिप इस्टेब्लिश कर ली, जो था औरंगजेब आलमगीर। ये मैं आपको एक झलक बता रहा हूँ, डिटेल। उसके बाद वो 1658 से लेकर 1707 तक उसने अपना रूल किया सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। उसने अकबर की जितनी पॉलिसी थी सारी खत्म की। याद रहे कि अकबर के दौर में जब जहांगीर का टेन्योर आया तो उस वक्त
जो जहांगीर के टेन्योर में जो हमारे शेख अहमद सरहिंदी हैं वो उठ खड़े हुए और उन्होंने अकबर के दीन के खिलाफ जिहाद किया, फाइट की, और इस्लाम की जो एक्चुअल स्पिरिट में जो इस्लाम था उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की। बट ही वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, बाद में उसको जहांगीर नहीं निकाला। उनको बहुत बड़ी हस्ती, हम उनको पढ़ेंगे। उसके साथ शेख अहमद सरहिंदी के साथ जो शाह वलीउल्लाह हैं और शेख अहमद शहीद हैं, शेख अहमद अहमद शाह जो हैं, अहमद शहीद, ये जो बालाकोट वाले सैयद अहमद शहीद, बालाकोट में जो शहीद हुए सिखों के खिलाफ लड़ते हुए, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारा सब कॉन्टिनेंट जो था मुगलों के दौर में, आपने देखा कि इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल रिवोल्ट हुए, एक्सटर्नल एग्रेशन हुई, अटैक्स हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी, और फिर आस्ता 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 ट्रेडिंग पोर्ट्स के नाम पे उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और एक वक्त आया जब वो बैटल ऑफ प्लासी पे चले गए, उन्होंने वो जंग की और वो डिफीट किया, और उसके बाद जनाब बंगाल के अंदर भी रूलरशिप कायम कर ली थी। उसके बाद नादिर शाह का अटैक भी है 1739 के अंदर, और बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ये चलते रहे। आखिरी जो रूलर था उनका वो 1837 से लेकर 1858 तक रहा, जिसका नाम बहादुर शाह जफर था। अयाश किस्म का बंदा था, इंतहाई निकम्मा तरीन आदमी था। 1857 में जाके उसकी डेथ हुई, और 1857 में जाके उसका रूलरशिप खत्म हुआ, और उसको बर्मा भेज दिया गया, उसको कैद करवा लिया गया, काले पानी के तौर पर सजा दी गई इसको, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी की जंग। और नाम तो आज़ादी की जंग ही है, लेकिन हम आज़ाद तो नहीं थे तब भी। तब भी हम मुगलों के कंट्रोल में थे। तब हिंदू एक और पार्टी बन गए, मुसलमान एक और पार्टी बन गए, बीच में और ताकतें और अंग्रेजों के साथ काफी मिल गई। बीच में हम 1772 से लेकर 1799 तक जो टेन्योर आता है इसका, टीपू का, ये भी पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान का। उसके बाद फिर 1799 लेकर 1839 राजा रंजीत सिंह पंजाब के ऊपर उसका रूल सिख था, उसका वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं 46 में जाके, 49 में पंजाब के ऊपर टेक ओवर करके हुकूमत बना लेते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये चलता रहा सिलसिला। इंडो पाक हिस्ट्री हो गई आपकी 1858 तक। फिर हम उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को, जिसमें जिसमें ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, सारे वाइसराय, सारे गवर्नर जनरल, सारे उनकी पॉलिसीज, उनकी टैक्सेशन, उनकी सारी वॉर्स, ससेन खान, सारा कुछ हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर ऑनवर्ड ऑनवर्ड। फिर उसके बाद कांग्रेस कैसे बनी, कब बनी, कहाँ बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के ऊपर आएंगे, मुस्लिम लीग कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। उससे पहले जो बंगाल पार्टीशन हुई वो क्यों हुई, किस तरह से हुई, क्या क्या था उसके अंदर। मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा। तो ये हर चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक डॉट को कनेक्ट करते हुए, पिछले साल को अगले साल के इवेंट के साथ कनेक्ट करते हुए हम चलेंगे, ताकि हमारी हिस्ट्री क्लियर हो जाए। उसके बाद ना नोट्स, ना मैं लेता होता हूँ नोट, ना आप लोगों का काम है। जो नोट्स मांगते हैं वो मेरे ग्रुप में आने की, क्लास में आने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ सकते, नहीं, नोट्स इस काबिल नहीं है कि नोट्स बना सकें। ये तो मैं वैसे तेज पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास, क्योंकि मैं बहुत सारे 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं। जो नहीं बना सकते नोट्स, वो फिर किसी का खाते में नहीं है, उनको फिर तैयारी भी नहीं करनी चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। अगर आप इतने इस काबिल नहीं है कि नोट्स ना बना सकें, तो फिर बैठ जाए घर पर। ठीक है। हाँ, अगर कभी कभार को मिस हो जाता है, कभी कभार, तो फिर कभी कभार वाला मिल जाते हैं, अदरवाइज डेली वाला कोई चक्कर नहीं है मेरे पास। ना ही मैं लारा लगाता हूँ कि मैं ना स्लाइडों में पढ़ाता हूँ, ना मैं ऑलरेडी जो मेरे पास डाटा होता है उससे पढ़ाता हूँ। कोई चक्कर नहीं है, अपना दिमाग से जो भी आ रहा होता है वही पढ़ाता हूँ, और बड़ी डिटेल के साथ। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है कि धोखेबाज एक 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 लेक्चर ये पढ़ा रहा है टॉपिक, फिर एक दूसरा ये पढ़ा रहा है, तीसरा ये पढ़ा रहा है, वो चक्कर नहीं है अपना। सीधी सीधी बात है। ना मैं कोई चक्कर देता हूँ कि मैं नोट्स दूंगा, ना मैं चक्कर देता हूँ कि इस तरह के, वो कोई चक्कर ही नहीं है आपका। रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग बहुत कम होती है। कभी कभार दे दी तो दे दी, अदरवाइज नहीं। रिकॉर्डिंग वाला भी कोई सीन नहीं है। देखिए आप लोग पंक्चुअल होंगे, क्लासेस लेंगे तो बन पाएगा ना। इस तरह तो नहीं होगी तैयारी आप लोगों से। ये मैं आपको ब्रदराना मशवरा दे रहा हूँ कि फिर आप लोगों को मेरी क्लास ना लें, अगर आप लोग रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है,
तो फिर कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड पे ही मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका कार क्या होता है वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट देते हैं। ये मेरे पढ़ाने का तरीका कार इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना आप। जैसे ये है, एक एक चीज एक एक डिटेल में, ठीक है ना, एक एक इसी तरह आप लोग पढ़ रहे होते होंगे। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, हर चीज के ये मैथ बने हुए हैं सारा, एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में करके मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ये देख रहे हैं ना, ऐसे ही। तो मैं ऐसे आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ बेसिकली। ठीक है ना। तो ये एक चीज बड़ी क्लियर होती है, तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल के परेशान होने की जरूरत है। उनको नहीं आते। तो ये वाला फेयर फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, और उसके बाद लीग की जो फंक्शन है, और वो जितने भी इवेंट्स हैं उसके बाद फिर खास पे रिफॉर्म मुसलमानों का राइट टू सेपरेट डिमांड किया, मांगा गया और एक्सेप्ट किया गया। आई डोंट रिकमेंड एनी बुक एक्सेप्ट ऑफ इम्तियाज शायद पीपीएससी पास पे। आई डोंट रिकमेंड एनी बुक्स। बुक्स के अंदर नहीं, बुक्स के अंदर कुछ नहीं है। एक एमसीक्यू पाकिस्तान अफेयर का मिलेगा, दूसरा करंट अफेयर का, तीसरा मैथ्स का। आप लोगों को कख समझ नहीं आएगी जब आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी डिटेल में अंदर। लेट्स सपोज मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताइए जी 1935 के इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ। हम्म। आप लोग क्या बताएंगे? अगर किसी ये पूछा जाए कि अच्छा इंडिया 35 का इंडिया एक्ट कब लागू किया गया, आप लोगों को ये तो पता होगा, लेकिन उसके अंदर वाली डिटेल नहीं पता होगी, ये मैंने बतानी है आप लोगों को। ठीक है ना, ये मैंने आपको बतानी है। तो ये अपने जहनों से निकाल, बुकिश नॉलेज निकाल दें। हाँ, मैं आपको एक और नई डायमेंशन में पढ़ाता होता हूँ डिटेल के अंदर। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद 1911 वाली जो कहानी है, जब बंगाल की एनरोलमेंट हुई वो, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाती है 1914 से, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 की मेन रीजंस आपको सारी बताऊंगा, क्यों हुई, कैसे हुई, किस किस के साथ थी, पार्टीज कौन कौन सी थी, ओटोमान एम्पायर का क्या स्टेक्स थे, क्यों वो फाइट की उन्होंने। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ, और 1916 के अंदर वो देखेंगे, जब जनाब ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1906 के अंदर, 06 में। और उन्होंने 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, कांग्रेस को उन्होंने 1906 में ज्वाइन किया। गांधी वापस आया 1915 में अफ्रीका से। उसको देखेंगे कि वो उसका क्या रोल था, दादाजी नेहरू भाई और ये सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के, इनका क्या क्या रोल था। ये सारा कुछ देखेंगे हम। उसके बाद लखनऊ पैक्ट के बाद वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 स्टॉप हो गई। उसके बाद फिर बहुत सारी अकॉर्ड्स हुए, ट्रीटीज, उनको भी हम देखेंगे। खासतौर पर बेल्फोर डिक्लेरेशन है, फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है। फिर उसके बाद जब जिन्ना साहब ने जो छोड़ा, इंडियन ये जो इंपीरियल काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको छोड़ा, वो देखेंगे हम। उसके बाद ये आपका ये जो जो एक्ट था, क्या कहते हैं उसको, वो काला कानून, रोबर्ट एक्ट। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, बहुत बड़ा जुल्म था। वो भी देखेंगे, पढ़ेंगे हम डिटेल में। इसी तरह के जितने भी इवेंट्स हैं कि एक साल के हिस्ट्री के तरीके खिलाफत है उस साल 1919 में, उसके 2 फेजेस हैं, दोनों को हम डिटेल के अंदर पढ़ें। लाइक वाइज उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, वो बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, वाई जिना अपोज तरीके खिलाफत, एंड वाई गांधी सपोर्टेड तरीके खिलाफत। ठीक है। उसके बाद फिर कांग्रेस के इलेक्शंस हुए, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद साइमन कमीशन बना। फिर उसके बाद दिल्ली प्रपोजल्स दे दिए जिनाह साहब ने। दिल्ली प्रपोजल्स आपको ये तो पता होगा कि कब हुए, ये नहीं पता होगा कि उनके अंदर जिनाह साहब ने राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड क्यों छोड़ी थी, क्यों सरेंडर की थी राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट की, और मुस्लिम लीग क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड हुई थी, आपको नहीं पता होगा। मतलब बहुत सारे को पता होगा भी, लेकिन लेकिन किताबों में ये नहीं लिखा हुआ। तो ये सारा कुछ मैंने बताना है आपको। उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली एक, जब उन्होंने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तुमने बना के दिखाया, लेकिन मुसलमानों ने उसको डिबट किया, अपोज किया।
उसके बाद फिर 1929 के 14 पॉइंट्स, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1920, 1930, 31, 32 तीनों, इलाहाबाद एड्रेस है। उसके बाद फिर बहुत सारे और इवेंट्स हैं। 31 का जो जो गांधी के साथ एक एक बेसिकली एक एग्रीमेंट किया गया था, वो भी हम देखेंगे कि वो क्या था। उसके बाद 32 कम्युनल अवार्ड्स, पूना पैक्ट, गांधी अर्बन पैक्ट में बात करूँ। उसके बाद फिर 1933 में ये पाकिस्तान का जो कंसेप्ट आया वो भी हम देखेंगे, चौधरी अहमद अली को। उसके बाद 34 में हम देखेंगे जब ये जिन्ना साहब को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया मुस्लिम लीग का। और 35 का इंडिया एक्ट, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। 35 का इंडिया एक्ट में बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ, एक एक करके पढ़ूंगा। 36, 7, 8, 9, 10, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये सारे इयर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस इलेक्शन हुए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कैसे बनी, यूपी, सीपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मुंबई, बॉम्बे। उसके बाद आपका एनडब्ल्यूएफपी है। उसके बाद सिंध और पंजाब के अंदर कैसे कैसे इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या क्या थे, मुस्लिम लीग क्यों हारी, क्या वजूहत थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुई, हमने डे ऑफ डिलीवरेंस कैसे मनाया जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किए। फिर 3 रिपोर्ट्स हैं, पीरपुर रिपोर्ट, उसके बाद आपकी पीरपुर रिपोर्ट है, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, ये मौलवी के फजल हक रिपोर्ट है। ठीक है जी। उसके बाद शरीफ रिपोर्ट है। तो ये 1940 में जो 23 मार्च लाहौर रेजोल्यूशन थी, वो भी हम देखेंगे कि किसने पेश की, किसने लिखी, किसने पास, कहाँ कहाँ से किस किस ने उसको प्रूव किया, सेंड किया। ठीक है। उसके आफ्टर मैथ्स क्या क्या थे। और उसके बाद फिर हम 1941, 42 ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2 को रिलेट करेंगे हम इंडिया के साथ, कि क्या क्या डिमांड्स थी उनकी, और यहाँ पे क्या क्या हालात थे, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे चली, क्रिप्स मिशन कैसे आया, गांधी जी टॉक्स कैसे हुई, वेवल प्लान कैसे हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इलेक्शंस कैसे हुए बाद में। उसके बाद फिर इलेक्शन का रिजल्ट्स को देखेंगे, सेंट्रल सेंटर के अंदर और उससे इससे सूबों के अंदर। फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनी, इंटरिम गवर्नमेंट को हम देखेंगे। उसके बाद फिर बाउंड्री कमीशन को देखेंगे, बाउंड्री कमीशन और सारा कुछ। फिर पाकिस्तान की फॉर्मेशन। तो ये एक एक दीज आर द चेन ऑफ इवेंट्स ऑफ प्री पार्टीशन। हम एक एक करके लिंक करते हुए जाएंगे और 1947 तक पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग कर देंगे। उसमें जो जो रोल्स हैं, जिन जिनके जो फेमस, एक एक साल की हिस्ट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हर टॉपिक को डिटेल के अंदर कवर करवाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों की हिस्ट्री क्लियर हो। जो हमने हिस्ट्री में गंद पढ़ा है बताला पाकिस्तान में, या इधर उधर जो भी हमने पढ़ा है, जो हमें गलत पढ़ाया गया है, ताकि वो ठीक तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें, मैं आप तक पहुंचा सकें। मेरे पास दो के इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना होगा मैं इंशाल्लाह पूरे का पूरा आप लोगों में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद 1947 के बाद पोस्ट पार्टीशन शुरू होती है, जब पाकिस्तान बन जाता है। पोस्ट पार्टीशन में दो चीजें हैं, एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, एक है आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री तो शुरू हो जाती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ, जब उसकी अपोजिशन ईस्ट पाकिस्तान करता है और वेस्ट पाकिस्तान उसकी हिमायत करता है। वो क्या थी, इस्लामाइजेशन, उसकी बुनियाद, उसने इस्लामाइजेशन की बुनियाद किसने रखी। उसके बाद फिर उसके बाद बेसिक जो प्रिंसिपल कमेटीज बनी, बीपीसी, 4 बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बनी टिल 1956। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तो 6 से 9 साल आइन ही नहीं था हमारे पास। हम वो जो एक 1935 का इंडिया एक्ट था उस पर गुजारा करते रहे, और 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके हमें दिया था उस पर गुजारा करते रहे, और अपना मुल्क चलाते रहे। 9 साल हमारा आइन के बगैर मुल्क चलता रहा। इंडिया ने तो 1949 में आइन दे के बना लिया हुआ था अपना पूरे का पूरा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और उसका पूरी डिटेल में बताऊंगा कि उसकी फीचर्स क्या क्या थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, 234 आर्टिकल्स वाला। उसके बाद फिर 62 वाला टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे था। ये तो सस्पेंड हो गया था 58 में, 27 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 1958 को। ये जो 23 मार्च 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। 62 वाला आया 8 जून वाला। ठीक है जी। और जस्टिस शहाबुद्दीन वाला,
वो भी जो है अयूब खान ने अपनी मर्जी का बनवाया घर पे बैठ के, टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद फिर वो ऑनवर्ड चलता रहा, और वो 69 में जाके वो भी सस्पेंड। याया खान आ गया, और 72 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन और 73 का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 280 आर्टिकल्स हैं, उनमें 100+ आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर 26 अमेंडमेंट सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी सारी फीचर्स बताऊंगा उस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है। दूसरी है पॉलिटिकल हिस्ट्री। प्रॉपर क्लासेस कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद है पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में उसको पढ़ना थोड़ा सा लंबा पीरियड है। वो उसकी वजह यह है कि आपने जिन्ना साहब शुरू करना है, हमने जिन्ना एज अ गवर्नर जनरल, उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल, उसके बाद गुलाम मोहम्मद, और उसके बाद सिकंदर मिर्जा जो था। चार गवर्नर जनरल। सिकंदर मिर्जा फ्रॉम 1955 टू 1956, 23 मार्च। कोई प्रेसिडेंट नहीं था हमारे पास, डोमिनियन स्टेटस था। ये चार गवर्नर जनरल्स को हम पढ़ेंगे। इनके पास बड़ी अंधाधुंध पावर्स होती थी। प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसा पावर नहीं होती थी, लेकिन इनके पास थी। उसके बाद फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। वो अवामी तहरीक बन गई, यूनाइटेड फ्रंट बन गया वहां पे। और उसके बाद फिर उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट मांगा, हमने नहीं दिया। उन्होंने उन्होंने कहा बंगाली को कौमी जुबान बनाओ, हमने नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमिक जस्टिस दें, हमने नहीं दिया। उन्होंने कहा 1 यूनिट ना बनाए, हमने बनाया। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ये जो है बोगरा फार्मूला दिया गया, उन्होंने कहा ना दें, पर हमने फिर भी दिया। तो हमने बड़ा उनके साथ जुल्म किया। उन्होंने कहा हमारे कोई मिलिट्री के अंदर कोई बंदे शंदे लें, हमने कहा नहीं लेंगे, हमारी मर्जी। वहां पे फेमाइन आया, हमने कोई उनकी हेल्प नहीं की, सारी एड हम खा गए। तो उनके साथ तो जन्मन जातियां हुई हैं, वो बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी, इकोनॉमिकली भी, सारा कुछ बताऊंगा। सोशली भी मार्जिनलाइज किया गया, उनको लिबरलाइज किया गया। उन्हें छोटे कद वाले कह को के उनको जिल्लत अमेज अल्फाज यूज करके। और भी काफी सारी ग्रीवेंसेस थी। इस्लामाइजेशन भी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी काफी कुछ। दे वांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वी वांटेड टू हैव अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे रीजन थी। उसके बाद फिर लियाकत अली खान एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनको देखेंगे 47 से लेकर 51, 16 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, वो गवर्नर जनरल था, उसको शौक चला, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन से जब हालात में संभाले गए फेमाइन को, और इसके बाद कादियानी के खिलाफ यहाँ पे जो रियॉट शुरू हो गए, वो भी उसको फिर, और ख्वाजा जो गवर्नर जनरल आया गुलाम मोहम्मद, उसके साथ उसके आपस में फटे हुए, इसने आर्टिकल 10 रिमूव किया, गवर्नर जनरल की पावर्स को खत्म की कि जी वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। उसने कहा कि ऐसी की तैसी, उसने गवर्नमेंट ही डिसॉल्व कर दी। तो यूं दो प्राइम मिनिस्टर चले गए, फिर तीसरा आया मोहम्मद अली बोगरा। फिर बोगरा जब आया तो बोगरा ने अपना बोगरा फार्मूला दिया। उसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद अली आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन 56 ड्राफ्ट करके दे दिया। तो यहाँ से ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री का भी आगाज हुआ नेक्सस का। मिलिट्री तो ऑलरेडी दे रिफ्यूज द ऑर्डर्स ऑफ जिन्ना साहब विद रिगार्ड्स टू द अटैक ऑन कश्मीर। जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था 47 में, 26 अक्टूबर को, और उनकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन भी साइन कर दिया था वहां के राजा ने। तो जब उन्होंने अपनी ट्रूस भेजी, जिन्ना ने कहा, जनरल फ्रैंक नजरवी थे, उनको कहा कि आप भेजें इधर ट्रूप्स, ही रिफ्यूज्ड। उसके बाद जनरल डगलस ग्रेसी आया, चीफ ऑफ आर्मी, उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ नहीं, कमांडर इन चीफ होता था। उसके बाद फिर अयूब खान वाज थर्ड कमांडर इन चीफ, सीएनसी। तो ये चलती आ रही थी इनकी हिस्ट्री। उसके बाद फिर हमने देखा कि बेसिक प्रिंसिपल, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया, काफी कुछ हुआ 55 में। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली के बाद फिर हुसैन शेख सरवर्दी को अपनाया गया, उनको भी मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने रिमूव किया। उसके बाद फिर इब्राहिम इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, और फिर फिरोज खान नून, ये लोग आए। सात सात प्राइम मिनिस्टर, तो म्यूजिकल चेयर की तरह हमारा चलता रहा सिस्टम। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बैडली फेल्ड। ठीक है जी। उसके पीछे आपको पता है कि सिकंदर मिर्जा जो था वो फौजी था, और वो आके यहाँ पे गवर्नर जनरल बना हुआ था। तो उसका तो बनता ही नहीं था गवर्नर जनरलशिप करना। एक फौजी का क्या काम है, तो वो पॉलिटिकल अफेयर्स में आके इंटरवीन करे। उसके बाद फिर 1950
एट में जाके जो 7 अक्टूबर था, जनरल सिकंदर मिर्जा ने आके मार्शल लॉ लगाया। और उसके बाद फिर उसकी उसकी जो अयूब खान था उससे अनबन हुई, अयूब खान ने उसको बाहर भेज दिया एग्जाइल पे, और 27 अक्टूबर को खुद टेक ओवर करके उसने बीडी सिस्टम दे दिया 59 में। 27 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगाया। 1959 के अंदर जाकर उसने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम दिया। 4 टियर गवर्नमेंट था वो बेसिकली, यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिविजनल काउंसिल के ऊपर। 80,000 बेसिक डेमोक्रेसी, वेस्ट पाकिस्तान 80 से ईस्ट पाकिस्तान लिए। उनको उसने कहा कि ये जो है ना, ये जी अब एक इलेक्टोरल कॉलेज भी होंगे प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई प्रोविंशियल असेंबली के लिए। और उस वक्त एक ही हाउस होता था, यूनिक कैमरल हाउस होता था, ठीक है जी, हाउस ऑफ पीपल। और उस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट, सेनेट कोई नहीं थी उस वक्त, आपकी एक हाउस होता था। खैर सिलसिला चलता रहा। 60 के अंदर फिर हमारा 19 सितंबर को इंडस वाटर ट्रीटी हुआ वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से, जिसमें इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए, वेस्टर्न रिवर्स तीन ईस्टर्न इंडिया को दिए गए, वो सारा कुछ बताऊंगा। फिर 61 और 2, 3, 4 चलता रहा। उसका उसका अयूब खान का यूएसए का विजिट। इसी तरह 51 में लियाकत अली खान का भी यूएसए का विजिट था। और 59 में अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट पाकिस्तान। कोल्ड वॉर चल रही थी, सीटो सेंटो हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हुए थे। सारी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, अयूब खान का पूरा टेन्योर। 65 वाला ऑपरेशन जिब्राल्टर, 63 वाली पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट, 62 वाली इंडिया चाइना वॉर, उसके बाद 66 वाला ताशकंद अकॉर्ड। उसके बाद फिर भुट्टो का अलग हो जाना, फिर भुट्टो का अपनी पार्टी बनाना, पीपल्स पार्टी, नवंबर 1967 में जाके। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर अगरतला कॉन्स्पिरेसी आई, हालात बड़े खराब हो गए। अयूब हैड टू स्टेप डाउन, ही रिजाइंड। लेटर ऑन Yahya Khan took over the regime, or he conducted several operations in East Pakistan to suppress the to suppress the revolt. But unfortunately, everything was collapsed then। इनसे हालात कंट्रोल नहीं हुए थे। और इन्होंने वहां पे जो ऑपरेशंस किए उसके बाद दे क्रिएटेड अ वैक्यूम एक्चुअली। दैट वैक्यूम वाज फिल्ड बाय इंडियन ट्रूप्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने आके इंटरवीन की सब बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश तब नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। उन्होंने उनको भारा सपोर्ट किया, मक्ती बानी बनाई। और वहां पे एक मूवमेंट बकायदा तौर पे चलना स्टार्ट हुई। शेख मुजीब वॉज इन, और यहाँ पे इलेक्शन करवाए गए। उसके बाद शेख मुजीब जब इलेक्शन जीता तो भुट्टो ने कहा कि नहीं, भुट्टो 186 सीट्स वाइल ही वॉन 151 सीट्स। तो ये चलता रहा भुट्टो और शेख मुजीब के दरमियान। बाद में हमने उनका 16 दिसंबर को अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, हमारे साथ ताल्लुकात खराब हो गए। बाद में हमने मुजीब को छोड़ा यहाँ से, तब वो अपना मुल्क बना चुके थे। तो हमारे जो 93,000 पर्सनल थे वो कैप्चर कर लिए गए इंडियन ट्रूप। उसमें 33-34 हजार फौजी थे, बाकी सिविलियंस थे, कुछ पुलिस के लोग थे। उन सबको उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर अल्टीमेटली हमें शिमला अकॉर्ड एग्रीमेंट करना पड़ा 2 जुलाई 1972 को, भुट्टो और इंदिरा गांधी को। और उसके अंदर फिर उन्होंने हमारे फौजी छोड़े, लेकिन कश्मीर का हमें सौदा करना पड़ा। उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता रहा भुट्टो के दौर से। फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। उसके बाद भुट्टो की पॉलिसीज को देखेंगे, सोशलिज्म उसने किस तरह से लाया, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी उसकी किस तरीके से, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स, रेवोल्यूशन, ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी वो उसने किस तरह से की, वो भी सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सारा कुछ, मिलिट्री से किस तरह उसने बंदे निकाले। देन अल्टीमेटली जब उसके खिलाफ ये पीएनए का इत्तेहाद बनवाया गया और स्ट्राइक्स हुई, इलेक्शन हुए, रिगिंग हुई, अल्टीमेटली जियाउल हक को मौका मिला। 5 जुलाई 1970 को उसने मार्शल लॉ लगा दिया। जियाउल हक का मार्शल लॉ लगाना और भुट्टो का 4 अप्रैल को उसने 1979 को उसने हैंग भुट्टो वाज हैंग्ड इन पिंडी जेल। वो अल्टीमेटली फिर चलता रहा पीपल्स पार्टी के ऊपर बैन। फिर जियाउल हक का जो एरा है वो डार्केस्ट और ब्लीक किस्म का एरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। तो ये ऑनवर्ड्स चलता रहा। जिया के दौर में हमने देखा कि अफगान सोवियत वॉर चली एंड वी सपोर्टेड यूएसए। बदले में पीनट्स मिले, में $3-4 बिलियन के एवज हमने वो जिहाद की जंग लड़ी और अपने हालात खराब किए, अफगानी गले में डाले।
क्लाशनकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, ये सारा कुछ, और उसके बाद इस्लामाइजेशन की गई हमारे मुल्क की। इसमें हदूद और ताजीर और इसकी और शरिया को नाफिज करने की, और देखें शरिया को नाफिज करने वाली जो बात है जियाउल हक की, खुद उसने इस्लाम को यूज किया था। नाइन्थ अमेंडमेंट के अंदर भी उसने कोशिश की। आपके मुल्क में 54-55% बरेलवी हैं, 20% अहले हदीस हैं, सॉरी 20% देवबंदी हैं, 18% आपके अहले तशी हैं, या 15% हैं। उसके बाद कुछ परसेंट अहले हदीस हैं, बहुत कम तादाद में, 7-8-6%। बाकी इधर मिनॉरिटीज हैं। इनके आपस के डिफरेंसेस इतने हैं कि आप इस्लामिक शरीयत तो लाना इस मुल्क में मुश्किल है। तो उसके बाद ये सीन चलता रहा ज़ियाउल हक का ऑनवर्ड्स। 1985 में उसने फिर आरसीओ दिया, रिवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, और उससे पहले वो सचिन की वॉर हमारी हो चुकी थी 84 में। इधर से एक और वॉर चल रही थी यूएसए वाली, न्यूक्लियर प्रोग्राम भुट्टो ने शुरू करवाया, वो जारी रहा जिया के दौर में भी। एक उसकी जिया के दौर की बात ये अच्छी रही कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहा। उसके बाद फिर 1985 के बाद नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाया गया, जुनेजो ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जिया उसने अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नवाज शरीफ भी बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और ये चलता गया। 1988 में उसने जुनेजो को हटा दिया। सेवन उसने 58 टू भी जो मुतारक करवाई थी कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, मिलिट्री के हेड्स वो लगा सकता है प्रेसिडेंट जो है, और प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकता है। उसके तहत उसने जुनेजो को फारिग करा दिया। इन द सेम ईयर, इन 1988, on 17th August, जियाउल हक डाइड इन अ प्लेन क्रैश नियर भालपुर। तो वो कहते हैं आमों की पेटी के अंदर बम शम रखे गए, उसमें अमेरिका ने रखवाया और उड़ा दिया उसको। उससे जान छुटी। और उस वक्त अफगान जहाज चल रहा था। 1988 में जिनेवा अकॉर्ड भी हो चुका था। रश यूएस के साथ टूट गया हुआ था, 15 स्टेट्स के अंदर टूटा था। कोल्ड वॉर खत्म होने वाली थी, 1991 में खत्म हो चुकी थी। सोवियत यूनियन आ चुका था, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, सोशलिज्म हार चुका था, कैपिटलिज्म जीत चुका था। अल्टीमेटली बेनजीर भुट्टो वापस आए। उन्होंने आके इलेक्शन लड़े। 2 दिसंबर 1988 को शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ आए, फिर उसके बाद फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ, फिर मुशर्रफ, फिर जरदारी, और फिर ऑनवर्ड्स आपका नवाज शरीफ, और उसके बाद फिर इमरान खान, बीच में शाहिद खकान अब्बासी, और फिर अभी शहबाज शरीफ। तो इनके दौर की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। मुशर्रफ के दौर 1999 से लेकर 12 अक्टूबर से लेकर अगस्त 2008 तक हम उसको पढ़ेंगे। उसके दौर में जितनी ज्यादा इवेंट्स हुए, हम सबको हम पढ़ेंगे। मुशर्रफ के दौर के एक एक साल के इवेंट्स, नवाज शरीफ के भी, बेनजीर के भी, सबको हम पढ़ेंगे। जरदारी के भी, और गिलानी के भी, और नवाज शरीफ के भी, और उसके बाद सारे 2023 तक। तो ये तो हो गई आपकी पाकिस्तान अफेयर्स। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी, नोबेल प्राइज, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज, और हमारे जो हैं वो भी देखेंगे हम पाकिस्तान के। उसके बाद करंट अफेयर में हम फेमस बुक्स पढ़ेंगे, फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स के अंदर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे यूएन है। यूएन क्यों बनी, कब बनी, कहाँ पे बनी, पहला जनरल सेक्रेटरी से लेकर अब तक उसकी डिटेल, उसके तमाम ऑर्गन्स, 6 के 6। जनरल असेंबली की क्या पावर्स हैं, क्या मैंडेट है, कैसे इलेक्ट होता है उसका सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, वीटो पावर कैसे पास होती है, P5 कंट्रीज कौन से हैं, कब से कैसे बने, उनकी जुबानें कौन कौन सी हैं। और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, आईसीजे है, इंडियन जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटेरिएट है। 6 6 ऑर्गन हम पढ़ेंगे। फिर फिर एग्रीमेंट्स, अकॉर्ड्स हैं वो भी, इस तरह सार्क, आसियान है, उसके बाद आपकी ईसीयू है, ईयू है, ब्रेग्जिट। तो जितने भी अकॉर्ड्स एग्रीमेंट की 100 के करीब है। G7, G8, G20। उसके बाद ये आपकी एफ्रो, ये जो यूनियन है वो भी देखेंगे। उसके बाद आपकी जो गल्फ कॉपरेशन है, GC,
जीसीसी, उसको भी हम देखेंगे। सो इन सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखेंगे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह एनपीटी है, जिस तरह आईएई है, इस तरह की एजेंसीज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, यूएन की एजेंसीज हैं, बहुत सारी और हैं, उन सबको हम देखेंगे करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसमें और भी बहुत कुछ है करंट अफेयर्स के अंदर। सिर्फ ये नहीं है, बहुत कुछ है करंट अफेयर में, वो हम सारे का सारा कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, ये P5, ये जो है हमारा GMT+5, ये क्या चक्कर है, कैसे हमारा टाइम आगे पीछे है, आगे है यूके से। और उसके बाद फिर जो है वो आइलैंड क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, बे क्या होती है, गल्फ क्या होती है, क्रीक क्या होती है। उसके बाद फिर माउंटेन्स, पासेस, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, दोआब्स, मॉस्क, फेमस फेमस पर्सनालिटीज, बहुत कुछ है। और तो बॉर्डर्स, फेमस आपकी जो लाइंस हैं वो भी सारी की सारी, और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, आपके सी सारे के सारे, आपके ओशंस सारे के सारे डिटेल में हम पढ़े। उसके बाद फिर एक एक कंट्री की डिटेल पूरे मैप वाइज, जैसे एशिया है, एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, एक एक मुल्क की डिटेल हम पढ़ेंगे। उनकी सीक्रेट एजेंसी, उनके कैपिटल, उनकी करेंसीज, उनकी एयरलाइंस, उनकी पार्लियामेंट को हम देखेंगे। उसके बाद उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे, करंट प्रेसिडेंट वगैरह है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, सबसे पहले उस कंट्री ने अगर वो कंट्रीब्यूशन की, वो भी देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भी हम देखेंगे, किस मुल्क की, किस कहाँ कहाँ किस किस चीज की है, उनके फेमस रिवर्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, वो भी सारी की सारी हम देखेंगे हर एक मुल्क की डिटेल में। उस तरीके से 193 कंट्रीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो मेन चीजें हैं, एक तो आपको जो शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर के, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपकी वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, पावर पॉइंट, उनके बारे में भी शॉर्टकट्स वही बताऊंगा आपको। उसके बाद हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो प्रिंटर्स वगैरह हैं उनकी डिटेल। उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं, आपके जो बहुत सारी और चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड, खासतौर पे सोशल नेटवर्क साइट्स, वो भी ज़रूरी हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह हो गई, स्कैनर्स वगैरह हो गए, प्रिंटर्स वगैरह हो गए, काफ़ी कुछ है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी डिस्कस करेंगे। मैथ्स है तो उसके अंदर हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, बल्कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले बोर्ड मैथ्स रूल्स, बोर्ड मैथ्स। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे अपना पॉलिनोमियल, बाइनोमियल इक्वेशंस, फिर हम डायरेक्शन के ऊपर जाएंगे, फिर एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद फिर वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद फिर जो है वो कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गए। काफी कुछ है मैथ्स में भी कवर करने वाला, बिकॉज आई हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे ऑनवर्ड्स। उर्दू है, उर्दू में हम सबसे पहले देखते हैं कि फेमस पर्सनालिटीज 100 के करीब हैं, मुसन्निफ हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी किताबें, उनका का काम। उसके बाद उर्दू में सर्फ और नहू और उर्दू ग्रामर, डिटेल में हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर, बहुत डीपली, बहुत डिटेल। उर्दू ग्रामर पे बहुत ज्यादा मेरा फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद उर्दू के जितने भी कवायद हैं वो सारे के सारे, उसके पंक्चुएशन उर्दू की, वो भी हम सारी की सारी पढ़ेंगे। वावैन कहाँ लगती है, कोसैन कहाँ लगती है, ब्रैकेट कहाँ लगती है, कॉमा कहाँ लगता है, इसलिए। तो उसके बाद फिर हम उर्दू के जो टेंसेज हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद गलत जुमले, दुरुस्त जुमले, उनकी दुरुस्तगी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोवर्ब्स, इडियम्स उर्दू के, उसके बाद फिर हम अ, बस इसी तरह के और बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारा जो मेजर पार्ट है उर्दू के, वो ग्रामर का है, वो हम जरूर करें। सबके इलाके भी हैं,
और भी काफी कुछ होना है उर्दू के अंदर। उसके बाद एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में हम ये देखते हैं कि एवरीडे साइंस में चार चीजें: इन्वायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और है आपकी इन्वायरमेंटल, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल को सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी, हम एक सेल से स्टार्ट करते हैं, वो पढ़ेंगे। सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बाद सारे सिस्टम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है, इम्यून सिस्टम है, आपके सारे पूरे बॉडी को पढ़ेंगे। आपके फाइव सेंसेस, टंग है, आपके स्किन है, उसके बाद सूंघने की जैसे ना नोज हो गया आपका, आपकी आईज वगैरह हो गई, उसके बाद आपका सारा कुछ हम डिटेल में करोगे। उसके बाद वाइटामिन हैं सारे के सारे, वाइटामिन वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, तो हम सारे के सारे डिटेल में कवर करेंगे। डिजीज हैं बहुत सारी, इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे। ठीक है जी, तो ये हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस। इसी तरह से उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी भी सारी कवर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो पोर्शन रह जाएगा वो रहेगा आपका इन्वायरमेंटल वाला। इन्वायरमेंट में भी अकॉर्ड्स एग्रीमेंट्स में हमारी अर्थ की सारी लेयर्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और उसके बाद सारा चलता रहेगा। उसके बाद समिट, रियो समिट से स्टार्ट करके पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड कॉप 27 तक है। फिजिकल साइंस है तो उसमें हम पूरा सोलर सिस्टम, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। अर्थ, सन, मून, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। गैलेक्सीज सारी, तो ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी में शामिल होंगे, और कुछ केमिकल साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद आपका रह गया इस्लामियात। इस्लामियात में हम देखेंगे कि प्रॉफिट इस्लाम जो है वो सबसे पहले हम उनकी लाइफ को देखते हैं, 571 से शुरू होकर 632 तक, 70-71 से। और उसमें जितने भी आप इस्लाम की गजवात हैं वो सब 27 गजवात, 12 गजवात हैं जो कुरान पाक में मेंशन है, वैसे 27 गजवात हैं, 56 से ये हैं। उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। उम्महातुल मोमिनीन, हिजरी नबी के इवेंट्स हो गए। उसके बाद खुलफाए राशिदीन हो गए। उसके बाद फिर आपके 632 से शुरू होकर 661 तक डिटेल के अंदर होता है खुलफाए राशिदीन। हजरत उमर के दौर की जितनी भी जंगें हैं उन्हें भी सारा का सारा हम डिटेल में कवर करते होते हैं। उसके बाद उनके दौर की जितनी भी रिफॉर्म्स हैं वो भी सारी की सारी हम पढ़ते होते हैं, इसी तरह सारे खुलफा जितने भी हैं। उसके बाद फिर आपकी उमैया डायनेस्टी और अब्बासिड डायनेस्टी। उमैया 661 से शुरू होती है, अब्बासिड डायनेस्टी उसमें वाकया करबला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई डिस्कस दैट। जंग जमल बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले 656 AD में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर बासियों का दौर आ जाता है। बासियों का दौर 750 से लेकर 1258 तक जाता है, 1258 तक मंगोलों ने आगे उसको खत्म किया। उसके बाद कुरान के एमसीक्यूज, हदीस के एमसीक्यूज, इज्तिहाद क्या है, इज्मा क्या है, क्यास क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी किताबें हैं वो भी बताऊंगा, हदीस कौली फेली और हदीस कुदसी और हदीस कौली, सारा कुछ बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, हदीस की टाइप्स, हदीस की किताबें, सियासत और बाकी हदीस के जो लिखने वाले थे वो भी। और उसके बाद 50 के करीब कुछ सहाबा कराम है जो हमने डिटेल में कवर करना है। तो इस तरीके से हम ये 10 के 10 जो सब्जेक्ट हैं इनको डिटेल में कवर करेंगे। इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें इडियम्स हैं, उसमें प्रोवर्ब्स हैं, उसके बाद उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, उसमें इंग्लिश के ग्रामर है, के बाद आपकी थोड़ा बहुत आपकी जो पंक्चुएशन वगैरह हो गई वो भी सारी की सारी हो गई। ठीक है, और वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर तो ये सारा कुछ हमने कवर करना है। इंग्लिश में भी काफी कुछ है सिलेबस के अंदर जो कि हमने कवर करना है। सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करूंगा। हमारा ये जो 10 सब्जेक्ट है उसके अंदर हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। अब कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड किए काइंडली वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे आज। मेरे एडमिन को भेज दें, मुझे भेज दें। थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पीएमएस में मुझे लगा मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। हाँ हाँ, हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। और जो टाइमिंग है क्लास की, वो ये देख लें कि 8 से 10 बजे तक है। 7 से 8 नहीं, 8 से 10। अभी मेरी एक और क्लास है, वो मैंने पढ़ानी है। इसलिए कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिएगा काइंडली। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।